हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ईवीएस से टीआरई 1 में आपका 15 प्रश्न पूछे गए थे, टीआरई 2 में भी आपका 12 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो ईवीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है ईवीएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका पूरा ईवीएस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यानी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समताप मंडल। इसी को समताप मंडल कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश आप दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे दे दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें वायुमंडल की परतों की, सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं? तो आपका क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद कौन सा मंडल है आपका? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। और ये कैसा मंडल है? तो ये आपका शांत मंडल है, शांत मंडल है। और इसी में क्या पाया जाता है? ओजोन परत इसी में पाई जाती है। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है। ये पूछा गया प्रश्न है, सबसे ठंडा मंडल होता है। मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा मंडल है। उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद आपका बाह्य मंडल है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण का जैविक घटक पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक घटक के अंतर्गत आपका जितनी भी सजीव चीजें हैं आपका जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका पादप हो गया, जीव जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपका मृदा, जल, वायु, ये आपका क्या है? पर्यावरण के अजैविक घटक हैं ये। ठीक है, अजैविक घटक हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक। भौतिक घटक को ही अजैविक घटक कहा जाता है, इसी को अजैविक घटक कहा जाता है। तो इसमें अजैविक घटक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, प्रवाहित जल, ये क्या है? आपका अजैविक घटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टांसले। अगर लेकिन पूछा जाए सिर्फ पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तंत्र नहीं, सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैकेल ने किया था। किसने? हैकेल ने। और इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? कवक किस समूह में आता है? तो ये आपका अपघटक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटन करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी टीआरई 1 ने पूछा था। इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम की वजह से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम की वजह से आपका इटाई टाई रोग होता है। आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की वजह से होता है। पारा, पारा की वजह से कौन सा रोग होता है? तो आपका मिनी माता। मिनी माता किसकी वजह से होता है? तो पारा की वजह से होता है। नाइट्रेट की वजह से कौन सा रोग होता है? आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किसकी वजह से होता है? ये आपका जो है नाइट्रेट की वजह से होता है। तो चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ता है इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। करा है, पहाड़ों पर काफी नमी
व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इस वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढलान की वजह से। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो आपका झील। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खेत, बांध, पार्क, ये सब क्या है? तो आपका मानव पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो आपका जो खेत है, खेत तो मानव द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, नदी, ये क्या है? आपका प्राकृतिक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लवणीय जल, तो आ जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्ति आपका समुद्र में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल का पूछा इसमें, तो आपका तालाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तालाब। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा जैविक व अजैविक घटक को कौन जोड़ते हैं? तो ये आपका अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? कि आपका वन रोपण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये प्रश्न। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा ईवीएस से। नेक्स्ट है आपका एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो ऑप्शन ए जलवायु संबंधी कारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है? ऑप्शन बी पोषण संबंध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका हरे पौधे बदलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी घटक अभी बताया था, ऑप्शन सी पादप। पादप क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो आपका ये डीडीटी, यह क्या है? कीटनाशक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुस्थलीय भवन। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका उत्पादक होता है, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आपका द्वितीयक, फिर आपका क्या? तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो जो आपका प्राथमिक होता है ये किस पर निर्भर होता है? उत्पादक पर निर्भर होता है, और ये इसी को शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो आपका द्वितीयक वर्ग में आते हैं सर्वाहारी जंतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कुत्ता इसी वर्ग में आता है। ठीक है, कुत्ता आपका द्वितीयक वर्ग में आता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता तो आ जाएगा ऑप्शन डी बाज क्या हो गया? आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर किस वर्ग में आता है? तो शेर भी आपका तृतीयक वर्ग में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तृतीयक वर्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिद्ध किस वर्ग में आते हैं? अभी हमने पढ़ा था, ये आपका बाज, गिद्ध, ये सब आपका तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयक। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज हैं? अधात्विक खनिज पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया था, टीआरई 2 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपघटक जीवों का उदाहरण है। तो अपघटक अभी हमने पढ़ा था, तो कवक क्या है आपका? अपघटक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? तो बैक्टीरिया भी आपका अपघटक में आता है। कवक और बैक्टीरिया दोनों किस में आते हैं? तो ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी। जैव भार में कौन सम्मिलित होता है? तो जैव भार में आपके समस्त जीव सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैव भार में आपका समस्त जीव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, ऊर्जा का क्या होता है? तो रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो ऊर्जा का ह्रास जो होता है आपका रूपांतरण से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? अभी पढ़ा था, सूर्य के प्रकाश को आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं पौधे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो आपका 10% ऊर्जा पहुंचती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पीआरटी में पूछा गया था, टीआरई 1 में। देखिए 10% का ऊर्जा का नियम आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, मान लीजिए आपका उत्पादक है, उत्पादक के पास मान लीजिए 1000, ठीक है, 1000 ऊर्जा है, और इसका 10% किस में जाएगा? तो आपका 10% 100 जाएगा आपका किस में? आपका प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर उससे ऊपर जाएगा आपका 10 जाएगा, फिर उसके ऊपर 1 जाएगा। यही आपका क्या है? ऊर्जा का 10% का नियम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन ने दिया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। तो सदैव आपका एक दिशात्मक होता है। ये पूछा गया, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया टीआरई 1 में पूछा था, ये पीआरटी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिशी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो ये आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है? तो रासायनिक तत्वों का प्रभाव आपका चक्रीय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो आपका सौर विकिरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी परंपरागत में आपका कोयला और ये पेट्रोलियम ये सब आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर विकिरण। नेक्स्ट है, औषधि चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो औषधि चक्र में आपका खनिजों का प्रभाव होता है। औषधि चक्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम पोषण चक्र के बारे में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उसे पोषण स्तर कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उसे पोषण स्तर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? ये आपका प्रारंभ में होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? यह भी पूछा गया प्रश्न है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? उन्हें खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला है, जीवों में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 1 में पूछा था। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रीवियस ईयर में पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है अपघटक। सबसे
पहले सिरे पे कौन होता है? तो आपका उत्पादक होता है। पहले सिरे पे आपका उत्पादक, फिर उसके बाद आपका कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपका द्वितीयक, उसके सबसे ऊपर कौन सा होता है आपका? उसके बाद तृतीयक, सबसे ऊपर आपका अपघटक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक होता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो सर्वोच्च उपभोक्ता जो है सबसे कमजोर कड़ी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ अधिनियम के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम। ये कब आया था? 2002 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। हरित प्राधिकरण अधिनियम आपका 2010 में आया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में आया था। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, ये कब आया था? तो 2006 में आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया था। और खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 1989 में आया था। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 वाला है। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आप इसको सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, इसके पहले हमने 50 प्रश्न किया था, अब हम फिर 50 प्रश्न करेंगे। इसके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें, ओरण किसे कहते हैं? ओरण किसे कहते हैं? तो जो आपका पवित्र वन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ओरण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्षारीय मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हैलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो आपका नागोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागोया प्रोटोकॉल। अभी हम प्रोटोकॉल का भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? संकटग्रस्त में इसमें कौन सा है? तो ये आपका चंदन, चंदन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न था कि चंदन किस प्रकार का वन है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में जो आपका सदाबहार वन है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें 16 वन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 वन कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पे पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण पूछ रहा किससे उत्पन्न होता है? तो औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा आपका क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, ये सब कहाँ पे है? तो आपका असम में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी इनमें से कौन सा है? तो आपका ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनकी वृद्धि जो हो रही है, यही आपका क्या है? जलवायु परिवर्तन का सब प्रमुख उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन ए। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान सभी को पता होगा,
आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन दहन। जीवाश्म ईंधन दहन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अल्पजीवी क्या है? जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका सब ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस भी है, मेथेन भी है, CFC भी है। इसमें अल्पजीवी पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका मेथेन है, अल्पजीवी है। ऑप्शन सी। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक जीवन काल होता है ये। ऑप्शन बी। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? तो आपका नाइलॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये आपका ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय मिट्टियां इसका क्या है, आपका प्राकृतिक स्रोत है किसके? नाइट्रस ऑक्साइड के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो आपका CFC का निर्माण होता है किससे? तो रासायनिक क्रिया से होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। अगला है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो आपका एयर कंडीशनर। ये आपका एयर कंडीशनर आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ओजोन परत को ये हानि पहुंचाते हैं, जो आपका CFC होती है। अगला है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो सबसे बड़ा खतरा आपका जो है वनों को नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन ए। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसा सहायक होता है? सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी। वनों से वर्षा होती है इसलिए सहायक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? खाद्य श्रृंखला, ये भी प्रश्न बन चुका है तो उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी। घास, कीट, घास को कौन खाएगा? कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा? पक्षी। पक्षी को कौन खाएगा? सर्प। ठीक है, ये आपका क्या है? खाद्य श्रृंखला बन गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और भी देख लेते हैं, घास को भेड़िया नहीं, भेड़िया को हिरण नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा मृदा प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? कि आपका जो मछलियां हैं ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? देखिए, अगर बात करें भारत में कितना वनावरण है, तो भारत में वनावरण की बात करें तो 21.71%, 21.71% वनावरण है। और वृक्षावरण की पूछा जाए कितना है, तो वृक्षावरण आपका 2.91% वृक्षावरण है। तो टोटल पूछा जाए कितना है, तो 24.62%, 24.62%। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, पूछा गया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, तो 33% भूभाग पर होना चाहिए। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम में है, प्रतिशत में मिजोरम। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो एकमात्र कार्बन मुक्त देश आपका स्वीडन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? GSLV क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो आपका अवरक्त तरंग का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो आपका सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक बल दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमग्न पादप, फिर उसके बाद प्लावी पादप, रीड, साग, झाड़ी, उसके बाद वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, एक पारितंत्र में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पारितंत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से क्या होती है? अधिक होती है। ये आपका जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, किसके मुकाबले? तो प्राथमिक उपभोक्ता के मुकाबले। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के आजीवित घटक में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थों का चक्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? उसे सकल उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? अपघटक के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो जीवाणु और कवक आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो भोजन श्रृंखला का सही क्रम दिया है इसमें, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन, उसके बाद आपका मछली। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा, ये आपका जो इकोसिस्टम है में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता रहता है, यह कौन सा नियम है? तो ये आपका ऊर्जा गति के दूसरा नियम पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो पढ़ा था ना कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर का क्या कम हो जाता है? कम हो जाता है। तो वही आपका क्या है? ये ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम, इंपॉर्टेंट है ये। इको मार्ग का संबंध है, इको मार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्ग उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं उन्हें इको मार्ग दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहां पे? उत्तराखंड में। अगला, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? देखिए, करा पौधा है, पौधों को कौन खा रहा है? ये आपका कीट खा रहा है, इंसेक्ट। उसके बाद इंसेक्ट को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है? तो मोर खा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन पिरामिड का शीर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। मोर क्या होगा? सबसे ऊपर होगा ना आपका, ये आपका यही होगा मोर, ऑप्शन डी शीर्ष पर होगा। नेक्स्ट है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन करता है? ये जेंडर गैप इंडेक्स है, इसे कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत किस स्थान पर है। करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ टाइगर आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है, सत्यमंगलम। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन इसका गठन किया गया है, ऑप्शन सी। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो अभी आया प्रश्न, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पारितंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कहाँ पे आपका मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार भी वन पाए जाते हैं और पर्णपाती भी पाए जाते हैं? ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ये सब क्या है? आपका संकटापन्न जातियां। ऐसे प्रश्न बने हैं तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कायिक कोश का न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी जंतुओं की जननी क्लोनिंग, ऑप्शन सी।
अगला है ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए हम 100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं अब तक, ठीक है। अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें, एक खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी श्रेणी हो सकती है? तो 4 से 5 श्रेणियां हो सकती हैं, ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी, क्या होगी? तो उसे पिरामिड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पिरामिड होगी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो सदैव ये आपका क्या होता है? सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, पिरामिड से अगर पूछा जाए प्रश्न तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए पादप के पास 1000 है, ठीक है, उत्पादक पास, उसके बाद आपका कितना 100 चला गया, 10%, फिर 10% इसका 10 हो गया, इसका हो गया 1 हो गया, पहुंच गया, तो ये आपका क्या होगा? सदैव सीधा पिरामिड बनेगा, सदैव सीधा। ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है सदैव सीधा बनेगा, सदैव। अभी आगे इसका चित्र मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो ये आ गया प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन ए। देखिए, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संख्या पिरामिड जो है आपका हो जाएगा, घास स्थल का पूछ रहा है। संख्या पिरामिड ध्यान रखिएगा, ये सीधा भी हो सकता है संख्या पिरामिड, और ये क्या हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा जो ऊर्जा का पिरामिड था, ऊर्जा के पिरामिड सिर्फ सीधा होता है, लेकिन जो संख्या का पिरामिड होता है सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो घास का पूछ रहा है, तो घास का पिरामिड और तालाब का पिरामिड, घास और तालाब का ध्यान रखिएगा, ये आपका तालाब का पिरामिड है और घास का पिरामिड, दोनों का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का सीधा होता है। बात करें अगर उल्टा किसका होता है, तो जो वृक्ष का पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड, ठीक है, वृक्ष का होता है। देखिए, इसका मतलब होगा जैसे आपका उत्पादक एक वृक्ष है और उपभोक्ता सारे इतने सारे खा रहे हैं, उपभोक्ता फिर अपघटक सारे इतने सारे हो जा रहे हैं, तो यही आपका संख्या बढ़ता जा रहा है ना, तो उल्टा हो जा रहा है, पहले कम है फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो यही आपका पिरामिड कैसे बना? उल्टा पिरामिड बना है। तो ये आपका घास की बात करते हैं, तो घास में आपका धीरे धीरे कम होता जाता है, सबसे ज्यादा घास, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो ये आपका ये जो इसका पिरामिड बनता है संख्या पिरामिड, तो सदैव क्या बनता है? सीधा बनता है। घास और तालाब का ध्यान रखिएगा, इसमें संख्या पिरामिड में घास और तालाब बस दो ध्यान रखिएगा, इसका सीधा बनता है, बाकी उल्टा। वृक्ष का जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जैव भार का पूछ रहा है, तो जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है किसका? महासागर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उल्टा पूछा जाए जैव भार तो आपका महासागर, ठीक है, समुद्र का बनता है। नेक्स्ट है, एक खास श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर सर्वाधिक ऊर्जा में किसमें होगी? करा, एक खास श्रृंखला में पादप है, हिरण है, भेड़िया व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो पादप में होगी, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पादप में होती है, उसके ऊपर जैसे जाएंगे घटता जाता है, तो ऑप्शन डी। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? तो सबसे कम जो सबसे ऊपर होगा उसी के पास होगा, ऑप्शन ए, शेर के पास होगा, यानी तृतीय उपभोक्ता के पास। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका जो मेढक होता है द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। कैसे? जैसे घास हो गया, घास को कौन खा रहा है? कीट खा रहा है। कीट को कौन खा रहा है? तो मेढक खा रहा है। मेढक क्या हो गया आपका? ये कीट प्राथमिक हो गया, मेढक क्या हो गया? ये द्वितीयक हो गया। और इसके बाद ये इसको कौन खाएगा? इसको अगर मेढक को अगर मोर और खाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? मोर क्या बन जाएगा? तृतीयक बन जाएगा। अगला है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो अपघटक पर जाकर समाप्त हो जाती है ये, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो आपका जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी, इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो कवक आपका और बैक्टीरिया किस में आते हैं? तो जीवाणु ये आपका किस में आते हैं? अपघटक में आते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड समानता कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका अभी हमने पढ़ा था 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, कौन कौन से? तो ये आपका संख्या पिरामिड होता है, ठीक है, संख्या पिरामिड होता है, और कौन सा? जैव भार पिरामिड होता है, और एक का ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड।
ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। बाकी संख्या और जव ये दोनों जो है उल्टे सीधे दोनों बनते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तालाब का पिरामिड क्या होता है, तालाब का अगर संख्या पिरामिड की बात करें तो ये सीधा बनता है तालाब का। ठीक है, और वृक्ष का संख्या पिरामिड का बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। धान की विभिन्न प्रकार की किस्म किस्में किसका उदाहरण है, ये आपका आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। ऑप्शन ए। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जातिगत विविधता आपका कहाँ पाई जाती है, तो विश्वत रेखी सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। जो सदाबहार वन होते हैं उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो आपका ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे कम जैव विविधता पाई जाएगी। ऑप्शन डी। सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पाई जाती है, तो ये आपका सर्वाधिक जैव विविधता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अफ्रीका हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो इसमें से तो भारत है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो संपूर्ण पारितंत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है राष्ट्रीय पार्क में। ऑप्शन डी। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं, उसे अल्फा जैव विविधता कहते हैं। स्थानीय को क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता कहते हैं। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है, तो भारत। ऑप्शन सी। जैव विविधता को क्या कहते हैं, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं, तो गामा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य रेखी वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है, ये आपका वैश्विक है। ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपका 50 से अधिक। ऑप्शन डी। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है, तो लगभग आपका 14 लाख है। ऑप्शन ए। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है, उसे मेगा डाइवर्सिटी देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है, तो लगभग 1 लाख है। अला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए बिहार में कौन सा है। अगला है भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो भौगोलिक दशाएं जो है यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं, उन्हें तप्त स्थल कहते हैं, यानी हॉट स्पॉट कहा जाता है। उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, जहां पे क्या होता है, सर्वाधिक जैव विविधता होती है। हॉट स्पॉट भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा बताया था ना, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं, तो आपका दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अमेजन के वन यहीं पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में ही। ऑप्शन सी सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, कहाँ पे नहीं है, तो यूरोप में एक भी नहीं है। ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा, कई बार बताया हूं। आपका जल हो गया, स्थल हो गया, वायु, और ये जो संकीर्ण क्षेत्र बनता है किसे क्या कहते हैं, इसे जीव मंडल कहा जाता है। ठीक है, जीव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी बायोस्फीयर। अला जीवों की संकटग्रस्त जातियों की सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, बहुत बार आ चुका है प्रश्न ये, तो रेड डाटा बुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आयुष्मान किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है, ये आपका जीव संरक्षण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनासोर किस प्रजाति का उदाहरण है, ये आपका विलुप्त है, विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन सी। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है, तो आपका रोहिड़ा, ये क्या आपका संकटग्रस्त है। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है, तो पेट्रोलियम जो है कि आपका अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। अगर बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है, तो जो आपका सौर ऊर्जा या ये सब क्या है, आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, ये आपका संकटग्रस्त जाति है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला है निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणियों में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जात को क्या कहते हैं, उसे सुभेद्र जाति कहते हैं। सुभेद्र।
स्वास्थाने यानी इन सीटू संरक्षण किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्वास्थाने इन सीटू संरक्षण किसका उदाहरण है? देखिए क्या होता है, जैसे जो जंतु जीव जंतु जहां पे रहते हैं वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इन सीटू कहते हैं। लेकिन आपका एक्स सीटू होता है, दूसरा आपका एक्स सीटू होता है, उसमें आपका किसी जीव जंतु को दूसरी जगह पे लाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है, उन्हें एक्स सीटू कहते हैं। जैसे आपका ये चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब क्या है? एक्स सीटू है। बाकी अगर इन सीटू की बात करें, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ये आपका इन सीटू के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइगर प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका 1973 में हुई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता होती है, आपका रोकती हैं ओजोन परतें। और ओजोन दिवस की बात करें कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीडीटी क्या होता है? अभी बताया था कि आपका गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्स्थान है, एक्स सी टू आ गया ना, एक्स टू बताया था ना आपका, ये जंतु वाले। इसमें पूछ रहा है एक्स सी टू किसका उदाहरण है? आपका जंतु वाले। बाकी जीव मंडल, रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे एक प्रश्न तो बनेगा ही। ये आपका क्या हो गया? ये आपका इन सी टू हो गया, ठीक है, इन सी टू हो गया ये। नेक्स्ट है, गिर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो घड़ियाल है आपका जो है चंबल नदी पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पे आपका मानवीय क्रियाकलाप जो है पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है उसे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो है मानवीय क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए एक होता है आपका प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा आपका द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान सुनिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। और इसमें क्या आता है? तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी आता है इसमें। SO2, SO2 किसमें आता है? यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है। एक है आपका SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका द्वितीयक में आता है, लेकिन SO2 आपका किसमें आता है? प्राथमिक में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका NO2, NO2 भी किसमें आता है? यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें आता है, प्राथमिक में आता है। और PM कण जो होते हैं आपका, ये भी आपका प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक, इसमें कौन आता है? ये SO3 बता दिया मैंने। और इसमें ओजोन, O3 भी आपका किसमें आता है? तो आपका द्वितीयक प्रदूषक में आता है। और बात करें अगर HNO3, HNO3 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किसमें आता है? ये आपका द्वितीयक में आता है। और H2SO4, H2SO4 भी आपका द्वितीयक में आता है, ठीक है। पैन, पैन आपने सुना होगा, पूछा गया था, तो पैन भी आपका जो है द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये कुछ इसमें आपका सम्मेलन है। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, कब हुआ था? 1971 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और किसके लिए हुआ था? ये आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए हुआ था, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था, रामसर ईरान में। और इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे इसमें है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। बॉन कन्वेंशन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में हुआ था, ओजोन को लेकर हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना सम्मेलन कब हुआ था? कन्वेंशन 1988 में हुआ था। बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था। जैविक विविधता पर सम्मेलन 1992 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके बाद आपका रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो आपका 1994। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल सन 2000 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन सन 2000 में। और संयुक्त राष्ट्र का आपका कन्वेंशन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र 2008 में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कुछ दिवस की,
तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करते हैं, कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन? तो आपका जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।